सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की, जो महायुद्ध वाले मोड में पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की सीरियल धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खामेनेई की टीम झुकने को तैयार नहीं है। ये बात भी सच है कि ईरान में हर पल अमेरिका के हमले का डर सता रहा है। हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ईरान के करीब अमेरिका के कई घातक हथियार पहुंच चुके हैं, जो एक आदेश पर मिनटों में ईरान में तबाही ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध के 5 संकेत मिल रहे हैं। सभी संकेतों को आज हम एक नए वीडियो और नई धमकियों से डिकोड करने वाले हैं। महायुद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अमेरिका की धमकियों के बीच खामेनेई मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में चले गए हैं। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर खामेनेई के मन में क्या चल रहा है, ईरान में आखिर हो क्या रहा है। दूसरा संकेत भी ईरान की तैयारियों से जुड़ा है। ईरान ने अपने मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को रेडी टू गो मोड में रख दिया है। ईरान की मिसाइल तैयारियों के वीडियो भी अब सामने आए हैं, जिससे बड़े हमले वाले संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हाल में ही ईरान की जामकरन मस्जिद गए थे। ईरान के क़ुम शहर के पास स्थित जामकरन मस्जिद शिया मुस्लिमों का एक प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े फैसले से पहले खामेनेई जामकरन मस्जिद जाते हैं। शिया इस्लामी शासन में जामकरन मस्जिद से बड़ा निर्णय लेने की परंपरा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिका को बड़ा जवाब देने की तैयारी है। जून 2025 में इजराइल पर हमलों से पहले जामकरन मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी इस मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। अमेरिका की तैयारियों वाले संकेतों को भी समझ लीजिए। कई लड़ाकू विमान, डिस्ट्रॉयर और घातक हथियारों से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब मौजूद है। नई जानकारी यह है कि पश्चिम एशिया में उससे संपर्क टूट गया है। ऐसा किसी भी टारगेट पर हमले से पहले होता है। तो सवाल यह है कि क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान में टारगेट को लॉक कर चुका है। लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज के कई वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। ईरान की मुसीबत सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन वाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका का बड़ा समुद्री बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया की ओर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना हो चुका है। इसका नाम है यूएसएस जॉर्ज बुश। जून 2025 के बाद पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की पश्चिम एशिया में तैनाती की गई है। मतलब यही है, एक तरफ अमेरिका भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए पश्चिम एशिया में हथियार भेज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, वहीं ईरान भी चोरी चोरी बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान में दहशत है। भीषण हमलों की आशंका में लोगों से पैनिक न होने की अपील की जा रही है। खामेनेई के दफ्तर से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 वीडियो के साथ ईरान की तैयारियों वाली विस्तृत जानकारी भी आइए देते हैं। पहला वीडियो खामेनेई की अभूतपूर्व सुरक्षा वाला है। इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। खामेनेई ट्रेन्ड कमांडो के घेरे में है। IRGC की मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों में खामेनेई का बंकर ढका है। खामेनेई के सुरक्षित ठिकाने की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। खामेनेई के सीक्रेट ठिकाने में कई गेट और चेक पॉइंट हैं। दावा किया जा रहा है कि 25 जनवरी को टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में खामेनेई शिफ्ट हुए थे। जून 2025 में भी 21 दिन तक खामेनेई अंडरग्राउंड थे। सवाल यही है कि ईरान अमेरिका को कैसे जवाब देगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और रॉकेट शक्ति है। मिसाइल वाला ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी है। आपको बता दें कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं। पिछले वर्ष जून में हुए युद्ध में ईरान ने करीब 555 एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 45 मिसाइलें इजराइल पर जाकर गिरी थी। एक थ्योरी यह भी है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन वाली तैयारी कर रहा है। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। ईरान के कई बड़े नेता अमेरिका के टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका के टारगेट पर हो सकते हैं। कई रिपोर्ट में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के साथ साथ अमेरिका और ईरान में जुबानी फायरिंग भी जबरदस्त हो रही है।
ट्रंप की हर धमकी का जवाब ईरान के नेता उसी अंदाज और उसी भाषा में दे रहे हैं। सिर्फ 5 पॉइंट में इसे भी समझिए। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का समय खत्म हो रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि अगर दबाव डाला गया तो देश की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि अमेरिका का बड़ा समुद्री बेड़ा ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान की ओर से भी ऐसी ही धमकियां अमेरिका को दी जा रही हैं। ईरान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का स्पष्ट कहना है ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो हमला कर देंगे। वहीं ईरान के IRGC के बड़े अधिकारी ने अमेरिका की ओर ये संदेश भेजा है कि ईरान के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि ईरान को बचना है तो फौरन बातचीत की टेबल पर आए, जबकि ईरान का दावा है कि वो जमीन और समुद्र से आक्रामक कार्रवाई का तुरंत जवाब देगा। तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान में सभी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत हो। दूसरी शर्त यह है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर अंकुश लगाए। तीसरी शर्त यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का अंत हो, या फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब हमास, हूती और हिजबुल्लाह से है, जो हमेशा ईरान के साथ रहा है, जो ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की एक मुसीबत यह भी है कि वहां शहर शहर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में कत्लेआम की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर IRGC के कमांडर फायरिंग कर रहे हैं। खामेनेई के गृह शहर मशहद में भी कई प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई है। वहीं तेहरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। ईरान के कई शहरों में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। कई जगह पर सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प भी हुई है सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं UGC के नए नियम के विरोध वाली उस खबर पर जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, चाय की दुकानों पर, सड़कों पर, यूनिवर्सिटी कैंपस में और पॉलिटिकल सर्कल में काफी चर्चा में थी। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पावर ब्रेक लगा दिया, यानी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज UGC के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुनवाई की और पहली ही सुनवाई में यह माना कि नए नियम में खामी है, इसीलिए इसे रोका जाए। यानी 13 जनवरी को जो नियम आया, 29 जनवरी को उस पर रोक लग गई, वो भी सिर्फ 55 मिनट की सुनवाई में। UGC के नए नियम पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा UGC के नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है, नए दिशा निर्देशों में समाज को बांटने की क्षमता है। केंद्र सरकार नियमों में सुधार के लिए कमेटी गठित करे। फिलहाल 2012 में UGC के बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे। दरअसल 13 जनवरी को आए इस नियम के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से इस बात का डर जताया गया था कि ये नियम सामान्य वर्ग से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देगा और नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम नियम 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। ये पूरी तरह से संकीर्ण है। इसमें मान लिया गया है कि केवल खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। इस पर से जैन ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा पर ही जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा, हम समाज में निष्पक्षता और समावेशिता लाने के लिए प्रयासरत हैं। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हों, जैसा कि अमेरिका में है, जहां गोरे बच्चे अलग स्कूल में जाते हैं। भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूलों और कॉलेजों को अलग थलग नहीं रख सकते। अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे। CJI ने यह भी कहा कि UGC के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं। इनका मतलब इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है।
केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए, एक समिति गठित करे। इन नियमों को देखने के लिए शिक्षाविदों, न्यायविदों, सोशल इंजीनियर्स की एक कमेटी की जरूरत है। इतना ही नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता ने जिस नियम 3C को चुनौती दी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें पहली बार जाति आधारित भेदभाव की साफ परिभाषा दी गई। नियम 3C के मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ केवल उनकी जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव। इसी आधार पर याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य कैटेगरी के लोगों को स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है। यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और यूजीसी से भी जवाब तलब किया गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, इस तरीके की चीज़ें और एग्जाम्पल हमने अपनी पिटीशन में दिए थे। इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अप्रिशिएट किया और माना कि जातिगत भेदभाव को लेकर जिस तरीके का रूल यहाँ रखा गया है वो गलत है। आज यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। इस बात पे जो एएसजी थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है इस चीज़ की कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये बात बोलनी पड़ी कि आपको कमेटी फॉर्म करनी चाहिए रूल्स बनाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि जो रूल्स हैं उसके अंदर खामियां इतनी हैं कि उसको ठीक करने के लिए आपको कमेटी फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। 13 जनवरी को नियम बना, 29 जनवरी को नियम पर रोक लग गई। तो सवाल यह है कि ऐसे नियम बनाए ही क्यों गए थे? दरअसल 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिवार ने कॉलेज में जातीय भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। 2019 में ही आईआईटी ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा, साथ ही नए नियम बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद यूजीसी का नया नियम लागू हुआ जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को तो जातिगत भेदभाव से बचाने का प्रावधान किया गया, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं था। झूठी शिकायत पर भी एक्शन का प्रावधान नहीं था, इसलिए इसका विरोध शुरू हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम की नहीं, नियत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी। बीजेपी के ज्यादातर सांसद कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उसे सही बता रहे हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो सीधे हमारे न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी है। इस खबर पर हमने दो अलग अलग कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी सोने और चांदी की उस रॉकेट रफ्तार पर जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोना चांदी की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। अब चांदी ने 4 लाख का रिकॉर्ड बना दिया है, यानी सोना चांदी में निवेश करने वालों की चांदी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रुपए की गिरावट भी नहीं रुक पा रही है। पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। चांदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो दावे किए जा रहे हैं, आज वो सही साबित हो गए। चांदी की कीमतों ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। चांदी की आंधी में आज 4 लाख का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। पहली बार चांदी की कीमतें 4 लाख के पार हो गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च एक्सपायरी वाले चांदी का वायदा 6% बढ़कर 4,07,000 रुपए पर प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 3 लाख से 4 लाख तक का सफर चांदी ने सिर्फ 10 दिन में ही पूरा किया है। 19 जनवरी से आज तक चांदी की कीमत 1 लाख बढ़ चुकी है। कुछ ऐसे ही हाल सोने के भी हैं। सोने की कीमतों में भी उछाल देखा गया। इसका मतलब है कि सोने चांदी के दाम पर दिन दिन नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। निवेशक अब भी भर भर कर सोने चांदी पर दांव लगा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण दुनिया में जंग और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। दूसरा कारण अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होना भी है। तीसरा कारण यह है कि दुनिया के कई देशों के रिजर्व बैंक में सोना जमा हो रहा है। साल भर में करीब 900 टन से ज्यादा खरीदारी की गई है। इसी तरह चांदी की आंधी के पीछे की वजह भी जान लीजिए। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ से डर का माहौल है, इसीलिए अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन रुकने के डर से बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही चांदी खरीद रही हैं। अब एक और सवाल ट्रेंड करने लगा है कि क्या चांदी इसी रफ्तार से 5 लाख का आंकड़ा भी पार करने वाली है, या फिर सोने चांदी की कीमतें कभी भी क्रैश हो जाएंगी। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी लोग सोना चांदी खरीदते ही जा रहे हैं। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार बजट में सोना चांदी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि साल 2025 में भारत का सोना आयात करीब 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि चांदी का आयात लगभग 9 अरब डॉलर रहा। बड़ी मात्रा में आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ा है और रुपए में कमजोरी देखी जा रही है। ऐसे में आयात शुल्क बढ़ाया जाना एक विकल्प है। फिलहाल सोने चांदी पर देश में 6% इंपोर्ट ड्यूटी लागू है। पहले ये दरें 15% तक थीं। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड बहुत हाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पहली बार सोने की मांग 5000 टन सालाना से ज्यादा हो गई। वैश्विक स्तर पर सोने में निवेश 84% तक बढ़ा है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर सोने के निवेश की मांग 2175 टन से ज्यादा है। इसके अलावा अलग अलग देशों के बैंकों ने 863 टन सोना खरीदा है। पोलैंड के नेशनल बैंक ने 102 टन सोना खरीदा। खास बात यह है कि कीमत बढ़ने से सोने के आभूषणों की मांग 18% घटी है, लेकिन सोने में निवेश से कीमत बढ़नी जारी है। ये मामला आज संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा कि सरकार को सोने की कीमतों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार से
आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी। अब इस खबर की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए पर आधारित है। पिछले कुछ दिनों से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। बुरी खबर यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 91.96 पर है। अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब बंद हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई और इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ इसी वर्ष के पहले महीने में रुपया करीब 2% गिर चुका है। 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्ष में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2014 में करीब 58 रुपए से शुरू हुआ सफर अब 92 रुपए तक पहुंच चुका है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने रुपए के कमजोर होने की बात मानी, लेकिन इसका जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय हालात को बताया। इससे पहले वित्त मंत्री कहती थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स के गिरने के बाद भी रुपया कमजोर हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर और बॉन्ड बेचकर पैसा निकालते हैं तो उन्हें रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। यानी जैसे जैसे विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, रुपया दबाव में आ रहा है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेश से सामान मंगाती हैं या जिन पर डॉलर में कर्ज है, उन्हें डर है कि भविष्य में रुपया और गिर सकता है। इस डर से कंपनियां पहले ही डॉलर खरीद रही हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और नीचे जाता है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। डॉलर कम आने की चिंता बढ़ी। जब देश में डॉलर आने की रफ्तार कम होती है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है। अब हम आपको आसान भाषा में ये समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। विदेश से आने वाले दूसरे सामान भी महंगे हो सकते हैं। तेल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके लिए विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई का खर्च भी महंगा हो जाता है। देश का सालाना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड आ गया है, जिसे हम और आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। यह रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि क्या महंगाई काबू में है, क्या जेब पर दबाव कम होगा और क्या अब एआई सच में आम आदमी की जिंदगी बदलेगा। इस रिपोर्ट पर हमने सत्ता की छोटी लेकिन असरदार कुंजी आपके लिए तैयार की है, जो कम समय में इस सर्वे का निचोड़ आसान भाषा में आपके सामने पेश करेगी। वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसमें इस बार कुल 16 चैप्टर हैं, जिसमें एआई पर एक अलग से चैप्टर मौजूद है। यानी एआई अब खास है और सदा के लिए है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2026-27 में विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना दुख की बात नहीं है। आरबीआई और आईएमएफ के हवाले से कहा गया है कि महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। ये 4% के आसपास रहेगी। अप्रैल-जून 2025 में देश के 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है, जिसे सरकार अच्छा मान रही है। 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफी मदद मिली है। दुनिया भर हलचल के बीच भारत का निर्यात बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में निर्यात 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी जारी है। और बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भी भारत का सामान का निर्यात अप्रैल और दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है।
आपको बता दें कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। घाटा कम होने का मतलब है मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ और 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी यानी रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों अलग अलग होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वर्ष के खर्च और उसके नतीजे का विश्लेषण और आने वाले वर्ष की ग्रोथ का अनुमान होता है, जबकि बजट में अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले खर्च का हिसाब किताब होता है। सरकार बताती है कि वो किस काम पर कितना खर्च करने वाली है। इस रिपोर्ट में एक खास बात यह भी है कि सरकार अब डेटा को सोने या तेल की तरह एक नेशनल रिसोर्स मानेगी। इसका इस्तेमाल देश में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ डेटा जमा करना नहीं, बल्कि कृषि और स्वास्थ्य में सुधार करना है। जैसे स्वास्थ्य डेटा से बीमारियों की भविष्यवाणी होगी और कृषि डेटा से अच्छी फसल का अनुमान लगेगा। भारत बड़े एआई मॉडल के पीछे भागने की बजाय छोटी और सस्ती एआई तकनीक बनाएगा जो स्थानीय समस्याओं को सुलझा सके। जो बड़ी कंपनियां भारतीय डेटा का इस्तेमाल करेंगी, उन्हें बदले में देश के विकास में योगदान देना होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि एआई युग में भारत को स्किल की कमी दूर करनी होगी। वैसे एक आंख खोलने वाला आंकड़ा यह भी है कि भारत में सिर्फ 8.25% युवा ऐसे हैं जो अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी के लिए योग्य हैं। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नोबेल शांति पुरस्कार की काफी चर्चा रही है। आज भारत की राजनीति में भी नोबेल पुरस्कार ट्रेंड कर रहा है, और ये इसलिए नहीं है कि किसी को यह सम्मान मिला है या किसी ने इसकी इच्छा जाहिर की है, बल्कि ये चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के एक बयान पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यहां दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस कवि गुरु ने इस राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। बस यहीं नोबेल शांति पुरस्कार की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल टैगोर को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला था, उन्हें 1913 में यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बना लिया। मैं कह सकता हूं, जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई शांति पुरस्कार नहीं जीता था। उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। दूसरे विपक्षी दल भी नितिन नबीन का उपहास कर रहे हैं और इसे सोशल मीडिया वाला ज्ञान कह रहे हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि नितिन नबीन की जुबान फिसल गई होगी, इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाले यही हैं और इनकी ऊर्जा मिलती है कि मगहर में गुरु नानक, बाबा गुरुनाथ और गुरु गोविंद सिंह बैठकर एक साथ उन्होंने चर्चा कर लिया था, बादल में छुपा लिया था, नाली से गैस निकाल लिया था। ये सब ज्ञान इन्हीं लोग, अद्भुत ज्ञान इन्हीं लोग को मिलता है। ममता जी, आप जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान किया, आपने जिस प्रकार से बंकिम दास चटर्जी का अपमान किया, आपने जिस प्रकार से उन सांस्कृतिक विरासतों को जिनको संजो कर रखना चाहिए उनका अपमान किया, वंदे हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब वक्त है Realme 16 Pro सीरीज के बारे में बात करने का। 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ चलिए जानते हैं इसमें और क्या है खास। आज मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है, लेकिन उसकी असली ताकत सामने आती है उसकी कैमरा परफॉर्मेंस से। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, Realme 16 Pro सीरीज इंश्योर करता है क्रिस्टल क्लियर फोटो और वीडियो हर शॉट में। इसका 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा जो है पोर्ट्रेट मास्टर, परफेक्ट एट एवरी जूम, देता है शार्प प्रो लेवल आउटपुट। और जब बात हो वाइब मास्टर मोड की, इसमें मिलते हैं 5 यूनिक कलर टोन, स्पेशली डिजाइन्ड लाइटनिंग प्रोफाइल
डिटेल्स और वाइब्रेंट एक्सप्रेसिव कलर ट्रीटमेंट। इसी वजह से जेन ज़ी और यंग क्रिएटर्स के लिए Realme 16 Pro सीरीज बन जाता है एक पावरफुल, स्टाइलिश और क्रिएटिव कैमरा फोन।